फ्रेंड्स, मैं आपको एक ऐसी रिपोर्ट के बारे में बताऊंगा जो एक सिंगल रिपोर्ट से आपके अगले 90 दिनों में करोड़ों रुपए बच सकते हैं। यकीन नहीं हो रहा? ये हो सकता है, पॉसिबल है। आपके बिजनेस में सिर्फ एक सिंगल रिपोर्ट जो नहीं आप ऐड कर लोगे, उससे अगले 3 महीने में करोड़ों रुपए बच सकते हैं, जो आपकी पॉकेट में आ जाएंगे, जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं, आपको नहीं दिख रहा कहाँ पे हिडन है। ये कोई सेल रिपोर्ट नहीं है, कोई नई MIS रिपोर्ट नहीं है, आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट नहीं है, ना ये P&L रिपोर्ट है, और ना ये कोई 60 पेज की लेंथी MIS रिपोर्ट है। सिंपल सी सिंगल पेज की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को हम बोलते हैं डेली एक्सेप्शन रिपोर्ट। ये आपने रिपोर्ट अपने ऑफिस में इंट्रोड्यूस करनी है। इसमें आपको ये रिपोर्ट होगा कि कौन सी चीज है जो कि नॉर्मल नहीं चल रही है, कहां पर आपकी अटेंशन चाहिए, और कितनी वैल्यू है, अमाउंट है जो उस नॉर्मल ना होने के कारण रुकी हुई है, जो कि रिजॉल्व कर सकते हो आप इजीली, और किस पर्सन से आपने बात करनी है इसको एक्सेप्शन को ठीक करने के लिए, और ये कब तक आपने करना है। तो देखिए, जो बिजनेस ओनर होता है ना, उसके पास इंफॉर्मेशन की कमी नहीं होती। आज की डेट में आप लोगों ने कोई ना कोई ERP लगा लिया होगा, अच्छा सॉफ्टवेयर होगा, आपके डैशबोर्ड भी बने हुए होते हैं, और व्हाट्सएप के तो बहुत ग्रुप बने होते हैं। तो इन्फॉर्मेशन तो लगातार आ रही होती है आपके पास, डेली या वीकली बेस पे कोई ना कोई रिपोर्ट आ रही होती है, और वो रिपोर्ट इतनी बड़ी होती है कि आप रिपोर्ट में गुम हो जाते हो कि मैं क्या देखूं क्या ना देखूं। फिर इतनी रिपोर्टें आने के बाद आप रिपोर्ट को देखते नहीं हो और इग्नोर कर देते हो, उससे कोई फायदा नहीं होता। लेकिन यही, अगर आपके पास एक ऐसी रिपोर्ट आए जिसमें सारी एक्सेप्शंस हों, मीनिंग कौन कौन सी चीज जो नॉर्मल नहीं चल रही है, कहाँ कहाँ आपने देखना है, आप सिर्फ उसी पे देखोगे, और जहां पर आपका एक्शन चाहिए, डिसीजन चाहिए, या टीम को आपकी डायरेक्शन चाहिए, तो ये रिपोर्ट आपके बिजनेस को स्मूथ करेगी। और जहां पर कोई आपकी हिडन मनी है या अपॉर्चुनिटी है या कहीं से कोई लॉस हो रहा है, इसको रिमूव कर देंगे। तो ना, इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्सेप्शन रिपोर्ट बिजनेस के कई एरियाज या फंक्शंस को कवर करती है। हम सिर्फ इन्वेंट्री की बात करते हैं, तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में हमने एक इन्वेंट्री का पोर्शन कवर कर लिया। तो नॉर्मल इन्वेंट्री की रिपोर्ट कैसे होती है? मान लो आपके पास 500 SKU हैं, तो उसमें सारे 500 SKU होंगे। चलो, आपने कुछ ग्रुपिंग करी होगी कि ब्रांड वाइज ग्रुपिंग कर ली, या प्रोडक्ट वाइज ग्रुपिंग कर ली, या फंक्शन वाइज ग्रुपिंग कर ली आइटम्स की। तो आप उनकी ग्रुपिंग कर लेते हो, और हर ग्रुप की आइटम का उसमें नाम होता है, और कितना स्टॉक आपके पास क्वांटिटी पड़ी हुई है वो होता है। और कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं यार कि मेरा ये स्टॉक इन ट्रांजिट है, ये इसका मिनिमम लेवल है, मैक्सिमम लेवल है, और ये ऑर्डर लेवल है, वो भी उसमें डाल लेते हो। लेकिन उससे भी तो आपने इन्फॉर्मेशन बहुत ज्यादा बढ़ा ली, और पूरी इन्वेंट्री रिपोर्ट आप कभी देख ही नहीं पाते। तो उसकी जगह पे हमने इन्वेंट्री रिपोर्ट को कुछ पर्स में बांट दिया। जैसे कि नॉर्मल इन्वेंट्री इतनी है, और स्लो मूविंग इतनी है, डेड इन्वेंट्री इतनी है। अज्यूम करते हैं कि आपके पास 10 करोड़ की इन्वेंट्री है, उसमें 8 करोड़ की इन्वेंट्री नॉर्मल है, उसको तो आपको देखने की जरूरत है ही नहीं। उसके बाद 8 करोड़ के बाद 1 करोड़ की इन्वेंट्री है जो स्लो मूविंग है। चलो ठीक है, इसको भी आप इग्नोर कर सकते हो, इसको ओनर की अटेंशन नहीं चाहिए, और इन्वेंट्री मैनेजर या सेल्स पर्सन उसको देख के उस पर एक्शन ले सकता है। उसके बाद 50 लाख की होगी वेरी स्लो इन्वेंट्री, उस पे ओनर को पीरियडिकली देखना है कि क्या है क्या नहीं करना है। फिर बाकी के 50 लाख में से 25 लाख की इन्वेंट्री है जो कि नॉन मूविंग है। तो ये नॉन मूविंग आइटम वो है जो बिल्कुल ही मूव नहीं हो रही, इस पे ओनर को एक्शन लेके उसको डिस्काउंट पे सेल करना है, या फिर देखना है ये परचेज क्यों हुई, कल को उसको प्रोड्यूस या प्रोडक्शन को बंद करना है। अगर डिस्काउंट पे आप इसको नहीं सेल कर सकते, तो आप लोग उसको लिक्विडेट करना है, बिकॉज ये बहुत ही स्लो मूविंग इन्वेंट्री है, नॉन मूवेबल है, फ्यूचर में इसने डेड हो जाना है। जो कि 25 लाख की इन्वेंट्री है वो डेड हो चुकी है। जो आपके पास डेड इन्वेंट्री है या एक्सपायर स्टॉक हो गया है, वो तो किसी वर्थ का है ही नहीं, बल्कि उसको तो आप अपने वेयर हाउस में रख के स्टोरेज कॉस्ट दे रहे हो, उसके ऊपर में भी इंश्योरेंस एक्स्ट्रा कर रहे हो, उसकी भी कॉस्ट आ रही है। किसी ना किसी तरीके से आप अपनी डेड इन्वेंट्री पे ओवर खर्चा कर रहे हो, जिसने आपको कभी कोई बेनिफिट देना ही नहीं है। तो डेड इन्वेंट्री को आपने स्क्रैप कर देना है या लिक्विडेट कर देना है। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट हमने इन्वेंट्री की बनाई थी, इसी में हमें इतना बेनिफिट हो गया। सेम, अगर आपने अब इसी में स्लो मूविंग इन्वेंट्री थी, जो स्लो मूविंग इन्वेंट्री की डिटेल आपके पास होगी वहां पर, और आपका परचेज मैनेजर उसको देखेगा। जो परचेज मैनेजर ने इन्वेंट्री का ऑर्डर करना है, तो स्लो मूविंग इन्वेंट्री का ऑर्डर नहीं करेगा, ये देखेगा मेरे को उसके ऊपर क्या करना है। जो सेल्स मैनेजर है, जब उसके पास जाएगी तो एक्शन लेगा कि ये आइटम स्लो मूविंग है, इसको मैंने सेल करने के लिए थोड़ा परफॉर्मेंस
इंसेंटिव देना है टीम को या इसके ऊपर टेंशन देनी है, तो उससे स्लो मूविंग इन्वेंट्री भी निकल जाएगी, तो आपका पैसा रिलीज हो जाएगा। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट में सिर्फ इन्वेंट्री की एक्सेप्शन रिपोर्ट ऐड करने से और देखने से हमें पता लग गया कि हमें कहाँ पे अटेंशन देनी है और कौन सी इन्वेंट्री को हम मूव कर सकते हैं और किसको नहीं मूव कर सकते। तो कई बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया है ना कि इस तरह अपने इन्वेंट्री को अलग अलग कर देना है, तो मैंने देखा, मैंने कुछ क्लाइंट्स को इसके बारे में बताया, तो क्लाइंट्स ने जो उनकी एक्चुअल इन्वेंट्री रिपोर्ट थी एसकेयू वाली, उसमें ही कलर कोडिंग कर दी कि ये मेरा वॉयलेट स्टॉक है, ये रेड स्टॉक है, ये ग्रीन स्टॉक है, जिसको जो देखने फिल्टर लगा के देख ले। पर भाई जो बिजनेस का ओनर है ना, उसके पास इतना टाइम नहीं होता, और ना वो इतना एफर्ट लेता है कि सारी रिपोर्ट में फिल्टर लगा के देख ले। उसको तो एक्सेप्शन चाहिए बस, कि उसको जो आपकी स्लो मूविंग है या नॉर्मल है वो मत रिपोर्ट करो, उसको तो सिर्फ वही रिपोर्ट करो जहां पे बहुत ज्यादा अटेंशन है। सेम वे जैसे हमने इन्वेंट्री की बनाई थी, हम डेटर्स की रिपोर्ट बना सकते हैं कि कौन कौन से डेटर नॉर्मल है, कौन से ओवरड्यू हैं, या कौन से ऐसे हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा इशू है और लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, और किन की हमें सेल बंद करनी है। सेम वे जो क्रेडिटर्स हैं उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। तो जो क्रेडिटर्स बहुत ज्यादा पेंडिंग है, लॉन्ग ड्यू में हो गए, एक्सेप्शन रिपोर्ट में आ गए, वहां पर अंदर देखा गया कि इसकी क्यों पेमेंट पेंडिंग है, क्या प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई कमी थी उसके कारण हमने पेमेंट नहीं करी, या फिर प्रोडक्ट नहीं आया हमारे पास टाइम पे, या प्रोडक्ट ज़्यादा पड़ा है, या फिर किसी के रिलेशन खराब है उस क्रेडिटर से इसलिए पेमेंट नहीं करी, या फिर हमने गलती से कर ली पेमेंट नहीं करी और पार्टी के साथ में रेपुटेशन खराब हो रही है। तो ये चीज़ होगी। फिर सेल्स की एक्सेप्शन रिपोर्ट आ सकती है, कौन से एरिया में सेल अच्छी हो रही है, कौन से एरिया में सेल अच्छी नहीं हो रही, जहाँ पर सेल कम है वहाँ पर ध्यान दे लेंगे। बैक टू इन्वेंट्री रिपोर्ट, कई बार ये भी हो सकता है कि एक्सेप्शन रिपोर्ट में हमारे पास आई कि ये वाली आइटम शॉर्ट हो गई है, इन्वेंट्री में नहीं है लेकिन इसके ऑर्डर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो फिर उस आइटम को हम ऑन द स्पॉट परचेज करेंगे या अवेलेबल कराएंगे ताकि वो आइटम अवेलेबल हो जाए और वो उससे बेनिफिट हो जाए। तो हमारे पास डाटा बहुत होता है पर विजिबिलिटी नहीं होती, और एक्सेप्शन रिपोर्ट में वही डाटा डालना है हमने जहाँ विजिबिलिटी की जरूरत है, ताकि उस पर विजिबिलिटी से एक्शन ले सके। देखिए आपके पास एक्सेल है, ईआरपी है, व्हाट्सएप है, डैशबोर्ड है, बहुत कुछ है, इतना कुछ इंफॉर्मेशन आ रही है पर देखो कहाँ पे, ये तो पता ही नहीं है। इसके लिए हमें एक्सेप्शन रिपोर्ट कैसे हेल्प करती है, ये बताती है कि क्या हुआ, तो जो भी हुआ उसका रीजन साथ में पता चल जाए कि जो भी एक्शन हुआ उसका क्या रीजन था, क्या गलती हुई जिसके कारण एक्शन हुआ, फ्यूचर में हम उसको रिपीट ना करें, और कौन सी लिमिट नॉर्मल थी जो क्रॉस हो गई। तो जो लिमिट नॉर्मल है वो अगर उससे क्रॉस हो गई है तभी हमारे पास आएगी। जैसे कि इन्वेंट्री की नॉर्मल लिमिट 40 डेज की है, 40 डेज से ज्यादा इन्वेंट्री पड़ी है तो लिमिट क्रॉस होगी, वो वहां पर आ गई, हमने देख लेंगे। इसके बाद देखिए इसका इम्पैक्ट क्या होगा। अब इन्वेंट्री अगर स्लो मूविंग पड़ी है हमारे पास, उसका क्या इम्पैक्ट है। इम्पैक्ट ये है कि इंटरेस्ट लॉस हो रहा है, या पेरिशेबल आइटम है वो खराब हो जाएगी, फिर हमें उसको थ्रो अवे प्राइस पे देना पड़ेगा या स्क्रैप करना पड़ेगा। उसके बाद है कि इसका रेजोल्यूशन किसके पास है, हर एक्सेप्शन रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए टीम का कौन सा मेंबर है जिसके पास इसका रेजोल्यूशन है, ताकि ओनर उस मेंबर से कॉन्टेक्ट करके इसको रेजोल्यूशन को ठीक कर सके, और अगला एक्शन क्या लेना चाहिए या क्या होना चाहिए ये भी वहां मेंशन होना चाहिए, और एक्शन कब लेना है, बाय व्हेन वी हैव टू टेक एक्शन, ताकि और नुकसान ना हो जाए। अगर एक्सेप्शन रिपोर्ट बनेगी तो जो हमारा बिजनेस में फ्यूचर में लॉस होना है या अपॉर्चुनिटी हमें मिलने वाली है उसका हम यूज नहीं कर सकते, वो हम सब कर लेंगे। उससे क्या होगा कि प्रॉफिट बढ़ेगा। और कोई भी चीज अगर छोटी है ना, छोटी आइटम प्रॉब्लम को हम पकड़ लेंगे, ऐसा नहीं है कि जब प्रॉब्लम बहुत बड़ी हो जाएगी या फट जाएगी तब हम उसको पकड़ेंगे, प्रॉब्लम को स्टार्टिंग में पकड़ के हम इसको ठीक कर लेंगे। तो ये तो देखिए अगर इतनी सिंपल रिपोर्ट है तो हम क्यों नहीं बनाते। हम इसलिए नहीं बना पाते, जो लिमिट्स होती है ना, इस इन लिमिट्स को डिफाइन करने में बहुत टाइम लगता है। और ये लिमिट है ना, ये जेनेरिक नहीं होती, ये ना सब्जेक्टिव होती है, हर आइटम के लिए, हर प्रोडक्ट के लिए और हर रेंज के लिए डिफरेंट होती है। अगर पेरिशेबल आइटम है तो हो सकता है कि उसकी लिमिट 2 या 3 दिन की ही हो, और कोई आइटम अगर हमारे पास स्पेयर पार्ट्स आ रहे हैं, कंज्यूमेबल्स हैं, उनकी लिमिट हो सकता है कि 200 या 300 दिन की हो, जो बहुत कम यूज होते हैं। और जो हमारा रॉ मटेरियल है जिसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है और हमें उसकी परचेज करने की कॉस्ट ज्यादा, कैपिटल ब्लॉक हो रही है, उसके लिए हम 15 या 20 दिन की रख सकते हैं। उसके बाद जो हमारा वेंडर है जिससे इन्वेंट्री आनी है, उसका लीड टाइम कितना है वेंडर का, वो हमने देखना है। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम है तो हम कम यूनिट भी रख सकते हैं, अगर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा है तो हम ज्यादा यूनिट रखेंगे। तो बहुत सी चीजें हैं जिनको कंसीडर करके हमने लिमिट बनानी होती है, और इनको कंसीडर करने के लिए बहुत ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। तो टीम ना इतना सोचना ही नहीं चाहती, दिमाग नहीं लगाना चाहती, इसलिए हम एक्सेप्शन रिपोर्ट नहीं बनाते, बिकॉज लिमिट ही डिसाइड करनी मुश्किल होती है।
उसके बाद लिमिट डिसाइड करने के बाद ओनरशिप डिसाइड करनी पड़ती है कि किस चीज की ओनरशिप किस पर्सन की है। यहाँ पे गलती हुई तो हमने किसको कॉल करना है या कौन सा पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, ये भी एक अपने आप में टास्क है इसको देखना। फिर जब कोई लिमिट क्रॉस होती है ना, तो कोई भी बुरा नहीं बनना चाहता। हर बंदा चाहता है टीम में कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, ये दिखे। तो इसके लिए भी एक्सेप्शन रिपोर्ट जल्दी जल्दी हम ड्राफ्ट नहीं करते, पर ये ड्राफ्ट करने से अगर हम किसी की बैड बुक्स में आ रहे हैं टीम में, वो तो चलो इतनी बुरी बात नहीं है, पर हमारा बिजनेस का बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। तो एक्सेप्शन रिपोर्ट बनाने से ही हमारी फायदा हो जाएगा। अब मैंने ये क्यों बोला कि 90 डेज 30 डेज नहीं बोला या 1 वीक नहीं बोला, तो ना रिजल्ट दिखने में ना टाइम तो लगता है। अगर आप एक्सेप्शन रिपोर्ट बनाते हो, पहले 10 से 15 दिन तो आपको नॉर्मलेंसी में आने लग जाएंगे। पहली बार टीम एक्सेप्शन रिपोर्ट में डाटा प्रॉपर नहीं फिल करेगी, उसको ट्रेनिंग करने में टाइम लगेगा, डाटा भरने में टाइम लगेगा। फिर जब डाटा को देखोगे ना, उसको ट्रैक करोगे, तो डाटा को पुराने डाटा से कंपेयर करोगे, धीरे धीरे आपको आइडिया होगा कि कौन सी चीज नॉर्मल है और इस पे मैंने क्या बिहेव करना है। तो इसलिए 90 डेज के पीरियड में आपको ये फायदा देने लग जाएगी। और अगर आपका टर्नओवर कोई मंथली टर्नओवर 10 से 12 करोड़ का है, तो इजीली 1 करोड़ तो आपकी एक्सचेंज रिपोर्ट सेव कर देगी। बिकॉज आपको नहीं पता आपकी कितनी इन्वेंट्री डेट में पड़ी है, कौन से डेटर स्लो मूविंग है, कौन से क्रेडिटर की पेमेंट आप टाइम पे कर रहे हो, कहाँ पे आप क्रेडिट लिमिट और ले सकते हो, और किस एरिया में सेल कम है और कहाँ पे सेल अच्छी हो रही है, और आपकी अटेंशन कहाँ पे चाहिए। देखिए, जो ये अच्छी रिपोर्ट होती है ना, जो आपको बताए कि आपके बिजनेस में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या सही चल रहा है, वो रिपोर्ट अच्छी नहीं होती। अच्छी रिपोर्ट वो होती है जो बताए कि आपके बिजनेस में क्या सही नहीं चल रहा और कहाँ पर आपकी अटेंशन की जरूरत है। वही रिपोर्ट ओनर पे आनी चाहिए, ताकि ओनर उसके ऊपर ध्यान दे, एक्शन ले और इस काम को ठीक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपको एक्सेप्शन रिपोर्ट बनाने में कोई प्रॉब्लम है या कैसे रिपोर्ट बनाई ये समझना है, तो अरुण आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा है। यू कैन कॉल मी एनी टाइम। बाकी मेरी वेबसाइट पे जाइए closethegap.in पे, वहाँ पर अपना गैप ऑडिट फॉर्म भरिए, आपको आइडिया होगा। हम आपको कस्टमाइज डायग्नोस्टिक रिपोर्ट भेजेंगे, उससे आपको आइडिया होगा कि आपको कहाँ पर हेल्प चाहिए, कहाँ पर नहीं चाहिए। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इन ट्यून रहिए और अपडेट्स के लिए। थैंक यू।